द न्यू एवेंजर्स के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किस तरह से न्यू एवेंजर्स की टीम जो है जापान से लौट कर वापसी आ रही होती है और उन लोगों के बीच अब डिफरेंसेस ज़्यादा पैदा हो गए होते हैं क्योंकि अब उनकी टीम के अंदर एक उनको स्क्रल मिल गया था। मतलब इलेक्ट्रा जो थी वो स्क्रल थी जिसका पीछा वो लोग जापान करने के लिए गए थे। अब जो है उनको एक दूसरे पर यकीन नहीं रहा था, लेकिन इसी बीच हमें पता चलता है कि आयरन फिस्ट जो जहाज़ अपना लेकर आया होता है उस जहाज़ की जो अचानक पावर चली जाती है और उसकी पावर जाने की वजह ये होती है कि इस वक्त न्यूयॉर्क सिटी के करीब आपको याद होगा कि माइटी एवेंजर्स के कॉमिक्स के अंदर अल्ट्रॉन जो था उसने शहर के अंदर एक ईएमपी छोड़ा था जिससे तकरीबन सारी जो इलेक्ट्रिक से चल रही चीज़ें थी वो बंद हो गई थी और इसी वजह से जो है आयरन फिस्ट का जहाज़ भी बंद हो जाता है और वो लोग जो है शिकागो में एक गोल्फ कोर्स के अंदर क्रैश लैंडिंग करते हैं। लेकिन वहाँ पे जब क्रैश लैंडिंग होती है तो तकरीबन सारे टीम के मेंबर जो है वो बेहोश हुए होते हैं सिवाय स्पाइडर वुमन के, क्योंकि वो पहले जहाज से कूद गई होती है। वो वुल्वरीन को जो है ठिकाने लगाने के बाद वहाँ से इलेक्ट्रा की बॉडी उठाती है और टोनी स्टार्क के पास ले जाने के लिए चले जाती है। अब आगे और वहीं पे हम देखते हैं कि कैप्टन अमेरिका अचानक चिल्ला रहे होते हैं कि तुम्हारी पावर्स मेरे सामने कुछ मीन नहीं रखती हैं। तुम्हें अगर अपनी ज़िंदगी के अंदर इस बैटल वर्ल्ड के अंदर लड़ना है तो एज अ सोल्जर लड़ना होगा और अपनी शक्तियों से लड़ना होगा, ना कि जो पावर्स तुम्हें दी गई हैं उनके ज़रिए। तुम्हारी पावर्स सिर्फ एक टूल है जो कि इस फाइट में काम आएंगी, लेकिन तुम्हें अपने आप को डिफेंस करना आना चाहिए। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे एवेंजर्स की बहुत पुरानी टीम खड़ी होती है और ये बेसिकली फ्लैशबैक होता है। और वहीं पे हॉकाई बोलता है कि नो ऑफेंस कैप्टन अमेरिका, लेकिन मेरा बो जो है वो आपकी फिश से बहुत ज़्यादा ताकतवर है और आप किसी भी दिन मुकाबला करके इसके बारे में देख सकते हैं। तो वहीं पे कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि ये बो सच में बहुत अच्छा है, क्या तुमने इसको बनाया है? तो हॉकाई बोलता है कि हाँ बिल्कुल ठीक कहा। तो कैप्टन अमेरिका बोलते ज़रा दिखाना मुझे, और वो उसके बो को तोड़ देते हैं और उसके बाद जो है हॉकाई की बहुत बुरी तरीके से वहाँ पे पिटाई करते हैं और बोलते हैं कि हॉकाई आखिरकार तुम कब सीखोगे कि इन सब चीज़ों के बगैर भी तुम्हें लड़ना आना चाहिए। तुम्हारे बो और एरो हर वक्त तुम्हारे साथ नहीं मौजूद होंगे, उसके बाद तुम क्या करोगे? और तभी जब तुम्हारे पास ये चीज़ें मौजूद नहीं होंगी तभी तुम मुझे याद करो कि जो मैं ट्रेनिंग तुम्हें आज दे रहा हूँ कि वो तुम्हारे कितने काम आती है। और इसी तरह प्रेजेंट डे के अंदर देखिए हॉकाई बैठा होता है जो कि बेसिकली अपना बो एंड एरो छोड़ चुका है और रॉनिन का अवतार ले चुका है और वो सोच रहा होता है बैठ के, लेकिन तभी मुझे आगे उससे पूछता है कि हॉकाई तुम्हारे पास तो बहुत ज़बरदस्त स्किल्स हैं, तुमने जापान के अंदर उधम मचा के रख दिया, आखिरकार तुमने फाइटिंग स्टाइल सीखा कहाँ से? तो हॉकाई बोलता है कि ये मैंने कैप्टन अमेरिका से सीखा था। तो वहीं पे आयरन फिस्ट बोलता है कि वो तो सच में एक मर्द था। तो हॉकाई बोलता है कि हाँ ये बात तो बिल्कुल ठीक है। और यहीं पे हम देखते हैं कि बेसिकली ये लोग शिकागो के अंदर एक होटल के अंदर एक रात गुजार रहे होते हैं क्योंकि इन लोगों की हालत आज बहुत बुरी हुई हुई है। और वहीं पे जो है सब बोलते हैं कि आज रात हमें यहीं गुजारनी चाहिए, थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए और फिर जल्द से जल्द न्यूयॉर्क के लिए निकलना चाहिए। और इसी तरह वहाँ पे हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज वगैरह सब बैठे होते हैं और अचानक टीवी खुलता है और टीवी के अंदर वही न्यूज़ आ रही होती है अल्ट्रॉन वाली जो कि माइटी एवेंजर्स के शूज़ के अंदर हमने देखी थी। लेकिन वहीं पे स्पाइडरमैन बोलता है कि लगता है कि एवेंजर्स को हमारी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन डैनी रैंड बोलता है कि टीवी बंद कर दो, ये शोर हमारे लिए अच्छा नहीं है। और वहीं पे स्पाइडरमैन बोलता है कि यार जैसे कि ये अब अल्ट्रॉन की मुसीबत और सामने आ गई है, पहले मुसीबतें कम थी, पहले सिविल वॉर, फिर इलेक्ट्रा का एलियन बनना, फिर हमारा प्लेन क्रैश हो जाना, क्या ये इतना काफ़ी नहीं है जो अब ये अल्ट्रॉन का बच्चा भी सामने आ गया है? तो वहीं पे लूक केज पूछता है क्या तुम स्क्रल हो? तो स्पाइडरमैन बोलता है कि क्या तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो मुझसे? तो लूक केज बोलता है कि हमारे पास एक सिचुएशन है, एक ट्रस्ट सिचुएशन। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि हाँ और ये बात मुझे भी पता है। और लूक केज पूछता है कि पहले तुम टोनी की साइड पे थे और फिर तुम हमारी साइड पे आ गए, आखिरकार तुम हो किसकी साइड पे? तो लूक केज बोलता है कि मैं जब से बैठ के सिर्फ इसी बारे में सोच रहा था और दिमाग लड़ा रहा था अपना कि कौन हमारे बीच स्क्रल हो सकता है और कौन नहीं। तो स्पाइडरमैन बोलता है क्या तुम सच में मजाक कर रहे हो लूक? लूक केज बोलता है स्पाइडर वुमन स्क्रल की बॉडी हमारे पास से लेके जा चुकी है, अब क्या तुम भी कोई ऐसा कदम उठाने वाले हो? और वहीं पर डैनी बोलता है कि हाँ और प्लेन क्रैश के बारे में भी हमें नहीं भूलना चाहिए, वो तो तुम नहीं भूल रहे हो ना? तो वहीं पर लूक केज बोलता है कि मेरे सवाल का जवाब दो स्पाइडरमैन, क्या तुम स्क्रल हो? तो स्पाइडरमैन बोलता है कि फाइन, अगर तुम लोगों को मुझ पे इतना ही ज़्यादा शक है तो मैं तुम लोगों को छोड़ के जा रहा हूँ। हम वहीं पे देखते हैं आयरन फिस्ट आता है और हॉकाई और दोनों उसको बोल रहे थे लूक केज को कि काम डाउन हो जाओ, ये कोई तरीका नहीं है बात करने का। आयरन फिस्ट बोलता है कि मेरे ख्याल से लूक स्पाइडर वुमन जो थी वही स्क्रल थी। तो वुल्वरीन बोलता है कि नहीं वो स्क्रल हो ही नहीं सकती है। तो हॉकाई बोलता है कि वो हमारे पास से वो बॉडी लेकर गई है, मतलब वो उसको कवर अप करना चाहती थी। लेकिन अब लोगन अपना चिप्स खाते हुए बोलता है कि वो जो है इसको टोनी स्टार्क के पास लेकर गई है और अगर वो उसको छुपाने की कोशिश करती तो अब तक हम मर चुके होते या मौत के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वुल्वरीन ने भी कुछ देर पहले स्पाइडर वुमन का एक ब्लास्ट सहा था और उसको अंदाज़ा है कि वो कितनी ज़्यादा खतरनाक है। लूक बोलता है कि वो बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि अभी भी स्क्रल प्रॉब्लम हमारे बीच में ही है। और वहीं पे जो है लूक केज स्पाइडरमैन के ऊपर चढ़ रहा होता है, लेकिन स्पाइडरमैन बोलता है अगर ऐसी बात है तो फिर आ जाओ देख लेते कि कौन कितना स्क्रल है। और लूक केज जो स्पाइडरमैन के ऊपर हावी हो रहा होता है, लेकिन सभी सब उसको आगे रोकते हैं बीच में कि लूक ये कोई तरीका नहीं है, हम इस तरह किसी के ऊपर भी इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हैं। स्पाइडरमैन खिड़की खोलता है और बोलता है कि ठीक है मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, क्या किसी को पता है कि न्यूयॉर्क किस तरफ है? तो वहीं पर लूक केज बोलता है कि इसको जाने नहीं दिया जा सकता यहाँ से।
तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि ये कोई तरीका नहीं है लूक, जिस तरह से तुम बिहेव कर रहे हो। और वहीं पे डॉक्टर स्ट्रेंज एक स्पेल पढ़ते हैं जहाँ पे लूक केज थोड़ी देर के लिए ठंडा हो जाता है। और स्पाइडरमैन बोलता है कि मैन, ये दिन तो हमारा बदतर से बदतर होता जा रहा है। लेकिन इतनी देर में हम देखते हैं कि अचानक दरवाजे के ऊपर एक नॉक होती है और वहीं पर हम देखते हैं कि जेसिका जोन्स जो है वो दरवाजा खोलती है और पूछती है कि जी। और हम बेसिकली देखते हैं कि वहाँ पे रूम सर्विस के लिए एक आया हुआ होता है आदमी, और जेसिका बेसिकली यहाँ पे ऐसा शो कर रही है जैसे वो अकेले रह रही है, क्योंकि ये सब जो है छुपे हुए हैं एक स्पेल के जरिए। और वहीं पर जेसिका से वो आदमी पूछता है कि आपने इतना सब कुछ खाली अपने लिए मंगवाया है? तो जेसिका बोलती है कि हाँ, लगता है कि मेरी आंखों से बड़ा मेरा पेट है। और इस तरह वो जो है रूम सर्विस वालों को वहाँ से भगाती है और इस तरह डॉक्टर स्ट्रेंज अपना स्पेल हटाते हैं और सब लोग वहाँ पे खाने पे टूट पड़ते हैं, क्योंकि इन लोगों की हालत बहुत बुरी हुई हुई थी। स्पाइडरमैन बोलता है कि पता इस वक्त हमारी सिचुएशन ऐसी हो रही है कि हमें सच में बैड गाइज की ज़रूरत है ताकि हम उनको पंच कर सकें और अपना गुस्सा निकाल सकें। और वहीं पे रॉनिन बोलता है कि हाँ, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है स्पाइडी, लेकिन ये बैड गाइज हमें मिलेंगे कहाँ पे? और इस तरह हम लोग यहाँ से शिफ्ट होते हैं हेल्स किचन के अंदर। और वहाँ से एक आदमी बोलता है कि मुझे पता है कि ये टाइम जो है बहुत ज़्यादा टेंस है, लेकिन मैं तुम्हें इस बारे में प्रॉमिस करता हूँ कि हमें वेपन्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कैश से जो है हमारा काम बन जाएगा। मेरा नाम है लेलार्ड ऑल्सली और मुझे पता है कि मैं जो चीज़ तुम लोग को ऑफर करने वाला हूँ उसमें तुम लोग इंटरेस्टेड हो, तभी तो तुम आज सब लोग यहाँ पे मुझसे मिलने के लिए आए हो। सो अगेन मैं तुम लोग को इस बारे में श्योर करता हूँ कि गन्स की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। पहले कुछ इंट्रोडक्शन हो जाए। ये जो है क्रिम्सन क्राउल है और ये डॉक्टर जोनास हारो। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, लेकिन वो बोलता है कि भाड़ में जाओ तुम। और बेसिकली हम लोग इस तरह देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट ग्रुप्स के जो विलन्स होते हैं वो यहाँ पे मौजूद होते हैं और वहीं पे वो सबका इंट्रोडक्शन करवाते हैं। बोलता है और ये रही हमारी लवली व्हिटनी फ्रॉस्ट, जिनको जाना जाता है मैडम एस्क्यू के नाम से। तो वहीं पे मैडम एस्क्यू बोलती हैं अगर ये किसी किस्म का कोई FBI का प्लॉट है जो कि हम सबको यहाँ गिरफ्तार करने के लिए बनाया गया है, तो ये बात याद रखना कि तुम लोगों का बहुत बुरा हाल होने वाला है। तो वो आदमी बोलता है कि ये कोई स्ट्रिंग ऑपरेशन नहीं है, बल्कि ये तो एक ऑप्शन है, सबसे हाईएस्ट बिडर जो होगा वो इसको जीत जाएगा। लेकिन इस चीज़ को शुरू करने से पहले मैं तुम लोग को बता दूं कि तुम लोगों के दिमाग में अगर कुछ फनी बिजनेस आइडियाज चल रहे हैं, जैसे कि तुम लोग मुझे गोली मार दोगे मेरे सर के अंदर, या फिर इस चीज़ को यहाँ से चुरा के भागने की सोच रहे हो, तो ये बात याद रखना कि तुम लोगों के सर पे पहले से बाउंटी हंटर्स मौजूद हैं। मेरे एक कॉल करने पे सब लोग तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे और तुम लोगों की वो हालत होगी जो तुम लोग सोच भी नहीं सकते हो। तो मैं बताता चलूँ कि ये चीज़ तुम लोग को तभी मिल सकती है जब ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगी, और तभी जब ट्रांजैक्शन टोटली कंप्लीट हो जाएगी। और अगर इसके बाद तुम 24 घंटे में मुझसे ना सुनो तो समझ लेना कि कुछ गड़बड़ है। तो तुम लोगों के लिए यही बेहतर होगा कि मुझे सही सलामत और जिंदा और खुश रखो। तो वहीं पे सब लोग पूछना शुरू करते हैं कि आखिरकार अब ये चीज़ क्या है, तुम दिखाओगे ऐसी बकवास करते रहोगे, क्योंकि मुझे तुम्हारी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो वहीं पे क्रिम्सन क्राउल बोलता है कि जल्दी से अब हमें इसको दिखाओ। और हम देखते हैं बेसिकली वो डोर खोलता है उस चीज़ का और अंदर एक जो होता है साइबोर्ग टाइप की चीज़ होती है, और वो बताता है कि लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये है लूथर मैनिंग, जिसका कोड नेम है डेडलॉक। तो वहीं पे क्रिम्सन क्राउल बोलता है क्या ये जिंदा है? तो वहीं पे वो जो है जिक्सो एक बटन दबाता है, जिससे जो है वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त शॉक पैदा होता है और उसको एकदम से उठता है। बताता है कि जिस तरह से मुझे इसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है, मतलब इसको जो टेक्नोलॉजी जिससे ये बनाया गया है और इस तरह साइबरनेटिक मैंड्रॉइड बन गया है, ये जो कुछ भी बेकार सी चीज़ है, लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं एक पेट की तरह। तो जो कोई भी इसका ऑनर होगा, जो इसको जीतेगा आज, वो इसके गले में पट्टा डाल सकता है और अपनी जो चाहे काम इससे करवा सकता है, या फिर इसकी टेक्नोलॉजी को डाइसेक्ट करे और उसको निकाल के अलग से भी बेचे मार्केट के अंदर, तो वो अपने मनी जो है वापसी हासिल कर ही लेगा। इसमें नुकसान वाली तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं अचानक एक आदमी आता है और बोलता है कि एक्सक्यूज़ मी, ये ट्रांजैक्शन जो है ऑथोराइज नहीं की गई है आपको, और ये आइटम आपका नहीं है बेचने के लिए। लेकिन वहीं पे वो आता है और बोलता है कि एक्सक्यूज़ मी, तुम ये क्या कह रहे हो? तो वहीं पे सब लोग बोलते हैं कि हमें तो पता ही था कि ये हमारे साथ फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है। तो वहीं पे वो आदमी बोलता है कि मेरे पास तुम सबके लिए एक मैसेज है कि अब से अगर तुम लोग कोई भी ऐसी मीटिंग या ट्रांजैक्शंस वगैरह करना चाहते हो तो उसको हमें मिल बांट के आपस में करना होगा। अब से तुम लोग कोई अपने प्लान्स नहीं बना सकते हो, तुम सबको हमें जवाब देना होगा। तो वहीं पे व्हिटनी फ्रॉस्ट वगैरह पूछते हैं तो आखिरकार तुम लोग हो कौन? और वहीं पे जिक्सॉ भी बोलता है कि मुझे कोई आइडिया नहीं कि ये लोग कौन है, मैं इनको जानता तक नहीं हूँ। तो वो लोग बोलते हैं कि फिर तो इनको मार देना चाहिए। लेकिन वो बोलता है कि नहीं, पहले मुझे ये जानना होगा कि ये लोग यहाँ पे आए क्यों हैं और मेरे घर में आके मुझे इस तरह से बदतमीजी से बात कर रहे हैं। तो वो आदमी बोलता है कि देखो, मैं यहाँ पे क्यों हूँ ये तुम्हारा कंसर्न नहीं होना चाहिए, बल्कि ये तुम्हारा कंसर्न होना चाहिए कि मैं किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। लेकिन वो बोलता है कि तुम जिस किसी को भी रिप्रेजेंट करते हो जाके उसको जवाब दे दो कि मैं किसी को कोई जवाब नहीं देने वाला हूँ। मैं ना ही विलियम फिश को जवाब दूंगा, मैं ना ही हैमर हेड को जवाब दूंगा, यू इडियट। और हाँ, खासकर मैं तुम्हें तो जवाब बिल्कुल भी देने वाला नहीं हूँ। तो वहीं पे वो आदमी बोलता है कि अच्छा, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें ये बात भी पता होनी चाहिए कि तुम आखिरकार आज यहाँ पे क्यों मौजूद हो। तो बोलता है कि ओ ये अब तुम मुझे बताओगे कि मैं यहाँ पे क्यों मौजूद हूँ। लेकिन हम तभी देखते हैं कि उसके कान में आके कोई बोलता है कि तुम यहाँ पे सिर्फ इसीलिए मौजूद हो क्योंकि हम ऐसा चाहते थे। अब बेसिकली वहाँ पे हम देखते हैं कि एक अजीब किस्म का शेडो होता है जो कि आके उसको वहाँ पे मार दे रहा है।
लेकिन इस तरह देखते हैं विटनी फ्रॉस्ट वगैरह सब उन लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू करते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई भी नजर नहीं आ रहा होता है और सब घबरा जाते हैं कि आखिरकार ये चीज़ क्या थी। और वो ये गंजा आदमी दोबारा आता है और बोलता है कि देखो अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि तुम लोगों के सर पे कोई बाउंड्री नहीं रखी गई है, तुम्हारे सरों पे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, अपने चारों तरफ देखो। उसके पास ना कोई मनी थी ना कोई क्रू था, उसने ये ट्रक भी जो था रेंट पे लिया था और उसने ये चीज़ जो है किसी से चुराई थी और यहाँ पे लाके तुम लोगों के साथ बेचना चाह रहा था। ये इडियट जो है जेल से 3 दिन पहले निकला है, इसने 4 शील्ड के एजेंट्स को मार दिया है और इस चीज़ को चुराया है और इसने ये सारा काम किया विदाउट परमिशन। और अब से हर किसी का यही हाल होगा जिस किसी ने भी विदाउट परमिशन ये सब चीज़ें करने की कोशिश करी। तो वो लोग पूछते कि परमिशन, आखिरकार तुम हो कौन और हम किससे परमिशन लें। और यहीं पे हम शिफ्ट होते हैं दोबारा डॉक्टर स्ट्रेंज के सेंटम सैंक्टोरियम के अंदर, जहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ पे जेसिका जोन्स जो अपने बच्चे के साथ बैठी हुई होती है और वॉन्ग वगैरह सब इंतजार कर रहे होते हैं। तभी अचानक पोर्टल खुलता है और डॉक्टर स्ट्रेंज और उनकी टीम जो है पूरी माया वगैरह सब यहाँ पे आते हैं। और वहीं पे जेसिका एकदम हैरान हो जाती है, बोलती है कि ओ तुम लोग आ गए, क्या तुम लोग ठीक हो। तो लूक केज बोलता है कि मैं तुम्हें इस बारे में बाद में बताऊंगा। तो वहीं पे जेसिका पूछती है क्या ये वही है। तो लूक केज बोलता है कि ये माया लोपेस है और माया लोपेस ये जेसिका जोन्स है मेरी बीवी। मैं एक बात बता दूं कि ये तुम्हारी बात सुन नहीं सकती है, तो जब भी तुम इससे बात करो इसके सामने इसकी शक्ल को देख के ही बात करना, तभी ये तुम्हारी बात समझ पाएगी। और इसी तरह माया बोलती है कि मैं तुम्हारे बच्चे को ले सकती हूँ। बोलती कि हाँ बिल्कुल तुम इसके साथ खेल सकती हो। और वहीं पे हॉकाई कपड़े उतारते हुए बोलता है कि तुम चाहो तो अपने रॉनन स्टफ जो है वापसी ले सकती हो। तो वो बोलती है कि नहीं अब तुम इसको रख सकते हो, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा पर्पस अब ख़त्म हो चुका है। तो हॉकाई बोलता है लेकिन ये है तो तुम्हारा ना। तो माया बोलती कि वेल तुमने मेरी जान बचाई, मुझे रेस्क्यू करा, एज अ थैंक्स इसको तुम अपने पास ही रखो, ये अब से तुम्हारा है। और रोनिन वैसे भी कहते हैं एक मास्टरलेस सुमुराई को, वो कभी भी किसी का भी हो सकता है। तो हॉकाई बोलता है कि हाँ ये मैं बात जानता हूँ कि रोनिन का क्या मतलब होता है और उसकी क्या वैल्यू है। तो माया बोलती कि तुम इसको जब तक चाहो रख सकते हो जब तक तुम्हें इसकी ज़रूरत है। तो वहीं पे वॉन्ग बोलता है क्या मास्टर मैं सबके लिए डिनर रेडी कर दूँ। वहीं पे जेसिका जोन्स बोलती है कि वेल जेसिका ड्रू कहाँ है, वो कहीं नज़र नहीं आ रही है। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि वेल गाइस मुझे यहाँ से जाना होगा, मुझे घर जाना होगा, बहुत ज़्यादा टाइम गुजर चुका है। तो आयरन फिस्ट बोलता है कि वेल मुझे लगता है कि मे भी हम सबको अपने अपने घर चले जाना चाहिए, आज का दिन बहुत ही हार्ड रहा हम पे। लूक केज बोलता है अगर तुम लोगों को यहाँ से जाना है तो जाओ, मैं तुम लोगों को यहाँ रुकने के लिए नहीं कहूँगा। तो जेसिका बोलती है कि आखिरकार तुम्हें हुआ क्या है लूक, तुम इस तरह से क्यों बात कर रहे हो। तो लोगन बोलता है कि वेल अब हम लोग जो है एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि आजकल के हालात ही कुछ ऐसे हैं। तो जेसिका बोलती है कि क्यों, ऐसा क्यों हो गया। डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि वेल जापान जाने से पहले जो है मैंने तुम लोगों के ऊपर एक स्पेल कास्ट किया था जो कि इंटेंशंस के ऊपर था। तो इसीलिए जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है हम में से कोई भी जो है स्क्रल नहीं है और जो कह रहा है वो वही है। तो लोगन बोलता है कि ये तो तुम्हारा अंदाज़ा है ना। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि ये घर के दरवाजे हमेशा तुम लोगों के लिए खुले हैं, तुम लोग यहाँ पे मोर देन वेलकम हो, जब चाहे तुम लोग यहाँ पे आ सकते हो, तुम लोगों का हमेशा स्वागत ही किया जाएगा। तो वहीं पे लूक केज बोलता है कि वेल अगर मुझसे पूछो तो मैं तुमसे यही कहूँगा कि हमें कल रात यहाँ पे एक डिनर रखना चाहिए, एक दिन सबको दे देना चाहिए ताकि सबके दिमाग में जो फितूर भरे हैं वो निकाल सकें और उसको सुलझा सकें। और फिर देखते हैं कि जो लोग वापसी आएंगे फिर हम लोग मिलकर एक प्लान बनाएंगे और अगर जो नहीं आया वापसी उसकी चिंता करना हम फिर छोड़ देंगे। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ से स्पाइडरमैन लोगन वगैरह सब उस घर से निकल जाते हैं, यानी डॉक्टर स्ट्रेंज के पास से निकल जाते हैं। तो जेसिका कमरे में आती है और लूक से पूछती कि सो अब क्या तुम मुझे बताओगे कि क्या हुआ था। लेकिन लूक केज उसकी किसी बात का जवाब नहीं दे रहा। तो जेसिका चीखती है कि लूक आखिरकार ये किस तरह का बिहेवियर है तुम्हारा मेरे साथ, क्या तुम बात नहीं करोगे मुझसे, डैम इट। तो लूक केज बोलता है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी इस वक्त। तो जेसिका बोलती है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मैं इस घर में 4 दिन से कैद हूँ, अपने बच्चे को संभाल रही हूँ और कोई काम नहीं कर रही हूँ और अचानक तुम यहाँ से आके इस तरह की हरकतें कर रहे हो, क्या तुम मुझे नहीं बताने वाले हो कि आखिरकार हुआ क्या था। लेकिन लूक जो है जेसिका को घूर के देख रहा होता है। तो जेसिका बोलती है क्या हुआ, क्या तुम मुझ पर गुस्सा हो, हुआ क्या है, कुछ तो बताओ। लेकिन हम देखते हैं कि लूक केज कुछ भी नहीं बता रहा होता। तो जेसिका बोलती है कि मैंने हर जगह तुम्हारी सपोर्ट करी है, हर जगह तुम्हारा ख्याल किया है, लेकिन तुम आज इस तरह की हरकतें कर रहे हो जिससे मुझे बहुत अजीब लग रहा है, तुम इतने चेंज क्यों हो गए हो, तुम मिशन पे जाने से पहले तो बिल्कुल ठीक थे। तो लूक केज बोलता है कि मैं चेंज हो गया हूँ या तुम चेंज हो गई हो। तो जेसिका बोलती है कि हाँ मुझे अब चेंज होना पड़ा क्योंकि अब हमारे पास एक बच्चा है, मैं माँ बन चुकी हूँ। लूक केज बोलता है अच्छा, और अचानक तुम्हें मुझसे इतना प्यार हो गया और इतनी चिंता करने लग गई तुम मेरी। तो जेसिका एकदम हैरान होकर बोलती है कि अचानक, तुम्हारा अचानक से क्या मतलब है, मैं तुमसे शुरू से प्यार करती हूँ, आखिरकार तुम्हारे साथ हुआ क्या है, तुम इतनी पागलों वाली बातें क्यों कर रहे हो। लेकिन हम देखते हैं कि लूक जो है उसको घूर घूर के अपनी नज़रों से देख रहा होता है और उस पर शक कर रहा होता है। तो जेसिका बोलती है कि तुम भाड़ में जाओ यहाँ से। और इसी तरह हम देखते हैं कि लोगन जो है वो भी छुप छुपा के किसी तरह एक बार के अंदर आता है और यहाँ पे अपनी ड्रिंक बनवाता है। और लोगन बोलता है कि और सुनाओ हैंक, क्या हाल है तुम्हारे। तो बोलता है कि बहुत बढ़िया, और पता है क्यों, क्योंकि तुम इतने दिनों से इस बार के अंदर नहीं आए थे इसलिए मैं बहुत सुकून से था। वहीं पे लोगन बोलता है कि वेल यहाँ के जो रेगुलर्स थे वो मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं, कहाँ हैं वो। तो वो बोलता है कि प्रॉब्लम वो कहीं जाके कोई बैंक डकैती वगैरह कर रहे होंगे क्योंकि आजकल तो हीरोज़ बहुत बिजी हैं एक दूसरे की शामत बुलाने में, तो वैसे भी उन लोगों के बारे में किसको चिंता है। अब लोगन बोलता है कि वेल मैं यहाँ पे आया ही इसलिए ताकि दुनिया के अंदर क्या नया चल रहा है ज़रा कुछ पता तो चल जाए। तो वो हैंक बोलता है
हाँ, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें बताता चलूँ कि वेल, पिछली बार तकरीबन मेरे $3000 लग गए थे इस बार को साफ करने में, क्योंकि तुमने जो क्लॉज के निशान छोड़े थे सिर्फ ये पता करने के लिए कि इस दुनिया के अंदर क्या नया चल रहा है। लोगन बोलता है कि वेल, मुझे सिर्फ इतना जानना है कि तुमने किस बारे में सुना है, क्योंकि तुम्हारे पास जो खबरें आती हैं वो काम की होती हैं। हैंक बोलता है कि अगर तुम मुझसे इसी तरह आगे बात और मैं तुम्हें उन लोगों के राज बताता रहा तो मैं किसी दिन मारा जाने वाला हूँ। लोगन बोलता है कि यहाँ पे अभी इस वक्त कोई मौजूद नहीं है। तो बोलता है कि अच्छा, लेकिन यहाँ तो नहीं, लेकिन मेरे बार के पीछे ज़रूर कोई ना कोई मौजूद है। तो लोगन बोलता है कि कौन मौजूद है तुम्हारे बार के पीछे। हैंक बोलता है कि वेट, तुम आखिरकार यहाँ पे आए क्यों थे? तो लोगन पूछता है कि मुझे तुम ये बताओ कि पीछे कौन मौजूद है। तो हैंक बोलता है कि कोई नहीं। तो लोगन बोलता है कि तुम मुझे अभी बताओगे कि वहाँ पे कौन मौजूद है, और वो अपने क्लॉज निकाल के टेबल में गाड़ देता है। तो वो हैंक बोलता है कि डैम इट, पार्कर रॉबिन्स जो है वो छुपके वापसी लौट आया है। लोगन बोलता है कि ये पार्कर रॉबिन्स कौन है अब? तो हैंक बोलता है क्या तुम उसको ढूंढ नहीं रहे थे? तो लोगन बोलता है कि मुझे तो पता भी नहीं कि वो है कौन, मैं उसको ढूंढूंगा कैसे? तो बोलता है कि द हुड, जो कि एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है, वो लौट आया है। लेकिन आखिरकार तुम यहाँ पे ढूंढने किसको आए थे? तो लोगन बोलता है कि मैं तो यहाँ किसी को भी ढूंढने नहीं आया था, वो तो तुम्हारे मुंह से बात निकल गई तो मैंने तुमसे पूछ ही लिया। और लोगन बोलता है कि चलो देखते हैं कि आखिरकार ये पार्कर रॉबिन्स है कौन। तो हैंक बोलता है कि डैम इट, मैं तुम्हें इसीलिए नहीं बता रहा था, तुम मेरा पूरा बार फिर से बिगाड़ दोगे। हम देखते हैं कि वहाँ पे जो है लोगन उस दरवाजे पे जाके खड़ा होता है और सुनने की कोशिश करता है कि अंदर क्या बातें हो रही हैं। और वो लोग बातें करते हैं कि हमें जो है इसको कहीं ना कहीं पॉइंट करना चाहिए, ये डेडलॉक बहुत काम का है, जैसे कि अवेंजर्स टावर के अंदर घुस के ये बहुत ज़्यादा तबाही मचा सकता है। तो वो बोलता है कि नहीं पागल हो गए हो कि अवेंजर्स टावर के अंदर हम डेडलॉक को भेजेंगे तो वो लोग तो उसको 2 मिनट में ही मार देंगे और हमारे सारे पैसे बेकार हो जाएंगे। तो दूसरा आदमी बोलता है कि हाँ, हो सकता है ये मर जाए, लेकिन ये जितना डैमेज पहुंचाएगा वो बहुत ज़बरदस्त होगा हमारे लिए। और वो बोलता है कि नहीं, मैंने सुना है कि वहाँ पे एक आदमी है सेंट्री नाम का, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और वो चीज़ों को सूरज में जाके फेंक देता है। लेकिन बताओ हमें फिर भी कि इसकी कीमत क्या है? हमें जो है सुपर हीरोज़ की नज़रों से इसको दूर रखना होगा और अपने सारे काम इससे निकाल ले होंगे। लेकिन अचानक हम तभी देखते हैं कि लोगन जो है वो दरवाज़ा तोड़ता है और अंदर घुसता है, जहाँ पे इस वक्त ये मीटिंग चल रही होती है। और लोगन सीधा अपने क्लॉज निकालते हुए घुसता है और वो जो है सीधा उस गंजे के ऊपर अटैक करता है। और लोगन बोलता है कि तुम अपने दोस्त से कह दो कि वो इनविजिबिलिटी वाला क्लॉक हटा सकता है, मैं तुम सबको यहाँ पर सूंघ सकता हूँ। और अचानक हम देखते हैं वहाँ पे पार्कर रॉबिन्स यानी कि द हुड आता है और लोगन के सर पे गन रखते हुए बोलता है कि हाँ, मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि तुमने मुझे ही सूंघा होगा। टू बी कंटिन्यूड।